हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसका सेकेंड नंबर चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। यानी बेसिकली आपको सेल के बारे में पढ़ना है। सेल को हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका, यानी कोशिका का पढ़ना है। कोशिका के बारे में पढ़ना है। एंड उसी के साथ ही साथ क्या क्या यहाँ दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल का संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आगे आप जानेंगे कि ये क्या अलग अलग सेल के अंग होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी का फंक्शंस, कार्य के बारे में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर लगेगा, 2 से 3 लेक्चर लगेगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जिसका ये फर्स्ट लेक्चर आज रहने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ये सेल है, देखिए जिसके पास ये बुक है, अगर आप क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं तो आप अपने पास ये बुक रख सकते हैं। कारण क्योंकि इसमें से आपको क्लासेस का कंटेंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसी बुक से रिटर्न है, ये मेरा कंटेंट बनाया हुआ खुद का है। अब मैं बात करता हूँ सेल क्या होता है। तो सेल को सबसे पहले हमने बताया हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो कुछ बच्चे पहले भी सुने होंगे इसके बारे में कि कोशिका क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली सेल आपका जीवन का जो भी जीवित वस्तुएं हैं उसका संरचनात्मक एवं आपका कह सकते हैं इकाई है ना, आधारभूत इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा शरीर का जो मेन चीजें छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है वो है सेल। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल कि आपका एक ईंट कितने सारे छोटे छोटे बालू या मिट्टी के कण से मिलकर बना हुआ है, तो वैसे ही हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कोशिका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये चीज़ें होती है, नग्न आंखों से आपको एक सेल नहीं दिखेगा, उसको इतनी छोटी होती हैं, ठीक है, और अरबों खरबों कोशिकाओं में होता है। क्या कह रहा है देखो, सेल इज द बेसिक, है ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब होता है जीवन, यानी कि जो आपके जीवन का सबसे संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब हो गया कार्य। तो कार्य, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा कार्य कर रहा है या तो उसका संरचना वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उसमें कैसे सेल्स हैं। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि पूरा जीवन यानी कि जो भी कोई जीवित चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से सेल से बना होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि सेल से कुछ सेल इकट्ठा मतलब अच्छा ऐसा नहीं कि सेल से सीधा बॉडी बन गया, नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ह्यूमन बॉडी बनने का एक सीक्वेंस है, जिससे एक बार सवाल आया था कि बताओ भाई कैसे क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ सेल्स दिख रहा होगा, यानी कोशिकाएं। अब जब कोशिकाओं का समूह, है ना, इकट्ठा होता है तो उसको टिश्यूज कहते हैं, लेकिन शर्त इतना होता है कि एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि सेल ऐसे जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान हो, उसके आपस के ग्रुप को, कलेक्शन को हम लोग टिश्यूज कह देते हैं, ठीक है। अब टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब होता है अंग, जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया, आपका क्या कहते हैं पेट हो गया, होता है ना। तो अलग अलग ऑर्गन है, तो टिश्यूज के माध्यम से फिर ऑर्गन बनता है। एंड जब अलग अलग ऑर्गन आपस में जुड़ता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप समझो मेरे बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम, सुने होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अलग अलग सिस्टम है हमारे बॉडी में, और वो सिस्टम अकेले से नहीं बनता है ना, वो सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपका माउथ, जिससे आप खाना मुंह में लेते हो, चबाते हो। उसके बाद आपका ईसोफेगस, ये भी एक ऑर्गन है। फिर स्टोमक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है। फिर आपका रेक्टम, एनस, ये सब कहीं ना कहीं सारे ऑर्गन आपस में साथ में मिलकर काम किए तब जाके ऑर्गन सिस्टम बना। तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरे एक बॉडी का निर्माण करता है। तो आपको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि सेल्स टुगेदर फॉर्म्स टिश्यू, यानी सेल जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, सारे लोग बताइए,
तो टिश्यूज का निर्माण करते हैं। एंड टिश्यूज टुगेदर फॉर्म्स ऑर्गन, टिश्यूज जब आपस में इकट्ठा होते हैं तो वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। एंड ऑर्गन्स आपस में जब इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड ऑर्गन सिस्टम फिर आपका ऑर्गेनिज्म बना देता है। क्या कह देता है? ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर एक आपका ब्लैक स्क्रीन लेते हैं और आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ भैया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बताओ। आप, मेरा सवाल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? तो आप बिना हिचक के कहोगे सेल। एंड एक बार मैं कह दूंगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आप लिख के दिखाओ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे कैसे शरीर का निर्माण हुआ। तो आप एक सीक्वेंस लिखेंगे जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। सेल से क्या बनता है बताओ भाई, सारे बच्चे बताना। सेल, सेल क्योंकि ये सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा है। अब सेल के बाद आपका क्या हो जाता है? टिश्यूज। क्या हो जाता है? टिश्यूज हो जाता है। एंड टिश्यूज के बाद क्या होते हैं? ऑर्गन। टिश्यूज के बाद क्या होते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या होता है सर? तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है? तो फिर आपका बन जाता है क्या? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, यानी फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी का निर्माण होता है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन के तैयार हो गए। अब बात करते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इन टू टाइप्स। कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जीव हैं, उनके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं उसके आधार पर उनको दो प्रकार से बांटा गया है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय, जो कि नंगी आंखों से आपको दिखेगा भी नहीं। दिखना नहीं मतलब है कि आपको नग्न आंखों से नहीं दिखेगा, अंडर माइक्रोस्कोप ही। जैसे आपका एग्जाम्पल में हो गया अमीबा, अमीबा है ना, अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है, उसी के साथ आपका यूग्लिना हो जाता है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे जीव के, सूक्ष्म जीव का, जो कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। एंड बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मल्टी सेलुलर है। जो भी आपको दिख रहा है ये सब मल्टी सेलुलर है, क्योंकि बहुकोशिकीय है, जिस वजह से हम लोगों में तो अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर बोल रहा है कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें शरीर में पूरा मात्र केवल एक कोशिका है, उसको हम लोग एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव कह दिए। एंड कुछ ऐसे भी हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कह दिए। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल्स मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रो एंड कैरियोटिक, यानी कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, याद रख लेना। कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल, ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस कहीं ना कहीं प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब है डेवलप नहीं है। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कह रहा है? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव वॉल डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल में आर्की बैक्टीरिया, आप आर्की बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो सब, जितने भी जीवाणु हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी जीवाणु हैं है ना, वो सब कहीं ना कहीं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है एंड उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है, वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो में समझना, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल का इमेज है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल का इमेज है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बीच में क्या है, न्यूक्लियोइड है, बीच में क्या है, न्यूक्लियोइड है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक तरीके से आपका ये क्या है, डीएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप क्या कह देते हैं, डीएनए है, डीएनए। तो ओपन एंड सर्कुलर डीएनए होता है। फिर इसमें आपका दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर द्रव्य है। एंड इसकी बाहरी झिल्ली क्या कहला रही है, सेल वॉल कहला रही है।
एंड उसके बाहर जो है उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड कुछ फ्लैजिला है, पिलाई है। तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर हैं। जबकि यूकैरियोटिक में कितना बड़ा अंतर है, देखो न्यूक्लियस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस के जैसा संरचना नहीं होता है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियस प्रॉपर एक गोल जैसा संरचना है एंड उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं एंड पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड है, कवर्ड है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें ओपन होती हैं, ओपन एंड सर्कुलर होती हैं इस तरीके से, है ना। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियाइड होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, है ना, नहीं होता है। एंड कौन सा डायग्राम बनाना है मैं खुद बताऊंगा, मेघा चिगारे जी, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर न्यूक्लियस की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और अच्छे तरीके से चीज़ों को, सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि देख लीजिए, आपके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे, जैसे गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके वेसिकल्स हैं, और आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो अलग अलग मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल के कहते सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक उतना डेवलप नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल पूछेगा तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं प्लस प्लांट सेल, ये सब क्या है आपके यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस करो, देन मैं आपको आगे और भी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन करो, एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ था विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, बताइए इसमें से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है लिविंग बॉडी का। टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, बताइए कौन सा इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का। तो लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा सेल। बहुत बढ़िया, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। एंड आगे आप पढ़ेंगे द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो जो टर्म सेल दिया गया था, याद रखना, कोशिका का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। एंड सबसे पहली बार लिविंग सेल का खोज किसने डिस्क्राइब किया था, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था जीवित कोशिका का खोज, ठीक है। और मृत कोशिका, सबसे पहली बार कोशिका का खोज और टर्म सेल भी किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, ठीक है। अब सेल से संबंधित कुछ कुछ थ्योरीज हैं जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी थी, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेल के सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत, हिंदी में बोले तो कोशिका सिद्धांत, इंग्लिश में बोले तो सेल थ्योरीज, ठीक है। कह रहा है क्या, द सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द जर्मन बॉटनिस्ट, जो सेल थ्योरी सबसे पहली बार प्रपोज की गई थी जर्मन बॉटनिस्ट के द्वारा की गई थी, मैथियाज स्लाइडेन, है ना, जो जिनका नाम था, और क्या कहते हैं 1838 में। एंड जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान, यानी कि सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, है ना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी, ध्यान रखना। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, दो वैज्ञानिक, कौन कौन सा, मैथियास लाइडेन एंड थियोडोर स्वान के द्वारा, किसके द्वारा, थियोडोर स्वान के द्वारा। तो मैथियास लाइडेन क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे कौन, थियोडोर स्वान, ये दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दिया। एंड सेल थ्योरी देने के बाद उसमें कुछ नए चीज़ें ऐड किया गया, वो किसके द्वारा, रुडोल्फ विर्चो, ये देखो आपका रुडोल्फ विर्चो दिख रहा है ना, रुडोल्फ विर्चो सन 1855 में लेटर एडेड, उसमें इन्होंने सेल के, नए सेल के फॉर्मेशन पर नया सवाल उठाया कि भाई जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है, वो किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसलिए कहा जाता है सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, तो रुडोल्फ विर्चो। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई सेल थ्योरी को बदलाव किसने किया था, उसमें चेंजेस कुछ किए थे किसने, तो रुडोल्फ विर्चो ने। जबकि किसने दिया था, तो दो वैज्ञानिक है, मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। मैथियास लाइडेन क्या थे, तो वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और उसको बदलाव किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। क्या ऐड किया था कि जो जितने भी सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं, एंड उसी प्री एग्जिस्टिंग सेल के लिए इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया उसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुले, यानी इस
सेल से आपका डेवलप होता है। जैसे मैं बात करूं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी में मेनली दिया किसने था? मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान, ठीक है। अब मैथियास लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। जबकि थियोडोर स्वान ने बताया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन रुडोल्फ विर्चो, इन मेन ट्विस्ट ये आता है कि सेल थ्योरी तो इन्होंने दे दिया, लेकिन उसको सबसे पहली बार, है ना, मॉडिफाई करना, तो उन्होंने मॉडिफाई किया कि नया सेल आखिर बनता कैसे है। तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐड हुआ कि न्यू सेल्स जब भी बनते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी अगर एक सेल है तो इससे नया सेल तभी बनेगा जब पहले वाला सेल है और वही टूट करके दो भाग में बंटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया। एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द एलाइव सेल, यानी जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले एंटोन वॉन लीवनहुक ने किया था। एंड सेल थ्योरी में आपके 3 लाइन हैं। पहला क्या, जितने भी आपके क्या कहते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। एंड सेल्स आपका बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। एंड तीसरा है जिसको मॉडिफाई किया गया, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने किया था चेंजेस। तो जितने भी सेल्स हैं वो सब किसके द्वारा? प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा डेवलप होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल के कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स की मैं बात कर लेता हूं, यानी सेल के घटक। तो सेल हैज़ मेनली 3 कंपोनेंट्स, सेल में मेनली 3 प्रकार के घटक होते हैं। क्या क्या? एक है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आपका ये हो गया। एंड दूसरा क्या हो गया, ध्यान से सुनना, सेल्स में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि बाहर में है, देखो ये वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ओके मनीष कुमार, कोई बात नहीं। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया सुनो, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, शुरू से सुनो, है ना। समझ में आ गया? फिर भी सुनिए, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिर से सुनो। मैंने क्या क्या बोला भाई, सेल क्या होता है, ठीक है। एकदम जस्ट रिलैक्स, नॉर्मल, ना हमें जल्दी है ना आपको जल्दी होना चाहिए। देखो भाई, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन का सबसे आधारभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? बताओ। सेल को कहते हैं। सेल से जब आप सेल आपस में इकट्ठा होकर क्या बनाता है? टिश्यूज बनाता है। एंड टिश्यूज आपस में इकट्ठा होकर के क्या बनाता है? ऑर्गन्स बनाते हैं। एंड ऑर्गन्स आपस में इकट्ठा होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में इकट्ठा होकर के ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बना हो, जैसे एग्जांपल में एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जो बहुत सारी कोशिका, जैसे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब मल्टी सेलुलर है। अब जो कोशिका होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक थोड़ा कम डेवलप होता है, ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया वगैरह में। किस में पाया जाता है बताओ? तो बैक्टीरिया वगैरह में, जीवाणु वगैरह में। इसमें खास बात क्या है? तो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो अच्छा डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। एंड जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी पाया जाता है एंड आपके अच्छे अच्छे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल में प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। जबकि इसका एग्जांपल प्रोकैरियोटिक का क्या है? बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर हमने दिखाया, जिसमें कि आपका ये बीच में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, जो कि ओपन एंड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल वॉल होते हैं, प्लाज्मा में, लेकिन कोई अंदर में सेल ऑर्गेनल नहीं है। और ऐसा ऑर्गेनल खास करके नहीं है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हो, है ना। जैसे ये देखो, इसमें यूकैरियोटिक सेल थोड़ा विकसित होता है, ये क्या है? विकसित है। क्यों? क्योंकि ये इसमें देखो जितने भी सेल, न्यूक्लियस पहली बार बहुत अच्छे तरीके से अरेंज है एंड जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो एक घर जिसमें कहीं पे भी अंदर में दीवार ही नहीं है, कहाँ पति पत्नी सो रहा है, कहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। जो जहीं तहीं घुस जाएगा, ससुर भैसुर का कोई लाज इज्जत नहीं, होता है ना कि सामने आमने सामने हो जा रहा है, वो घर। और दूसरा घर है जिसमें प्रॉपर कमरा बना हुआ है, बेडरूम, है ना, जिसमें आप अपना पति पत्नी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, जिससे कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो बताओ कौन सा विकसित होगा? तो जिसमें कमरा बना हुआ है, तो वही मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो वैसे यूकैरियोटिक सेल थोड़ा विकसित होता है, जो कि हम लोगों में पाया जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स में।
इसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से, है ना, कवर्ड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं सिंपली बताना चाहूँगा कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस में कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूजन होना है। आप हमें बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है? बताओ यस और नो। तो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को जाता है, जब ब्रेन ही इसका कमजोर है तो जाहिर सी बात है, तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यहाँ पर एकदम अच्छा न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस। अच्छा बताओ इसमें क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, लाइजोसोम वगैरह, तो वो सब नहीं होता है। यहाँ राइबोसोम होता है लेकिन ये सब नहीं होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो जैसे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह है, वो सब प्रोकैरियोटिक में आता है, जबकि यूकैरियोटिक में हम लोग, एनिमल्स, जीव जंतु, प्लांट्स, ये सब यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को समझे होंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने पढ़ने लग गए हम लोग सेल थ्योरी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने लग गए? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। देखो भाई, सेल थ्योरी की मैं बात करूं तो सेल थ्योरी दी किसके द्वारा दी गई थी? तो दो साइंटिस्ट के द्वारा, जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम है मैथियास लाइडेन, एंड दूसरा है ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है थियोडोर स्वान। इन दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दिया। एंड सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? तो रुडोल्फ विर्चो, सन 1855 में इन्होंने कि कहते मॉडिफाई किया, और उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। उसी प्री एग्जिस्टिंग सेल के लिए इन्होंने एक अलग वर्ड यूज किया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, है ना, ओके। हाँ, अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी में किनका क्या कहना था, सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया? सारे बच्चे बताओ, है ना, सारे बच्चे बताइए, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो दो वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा? मैथियास लाइडेन एंड थियोडोर स्वान के द्वारा। अच्छा, मैथियास लाइडेन क्या थे? तो बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट मतलब होता है कि ये आपका वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड, प्लांट्स। तो इन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इनका स्टडी था कि जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो सब कोशिका से बने हुए हैं। जबकि थियोडोर स्वान भी क्या थे? एक वैज्ञानिक ही थे, लेकिन वे जूलॉजिस्ट थे, यानी एनिमल्स की पर स्टडी करते थे। तो इन्होंने भी बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कह दिया जितने भी जीवित जंतु हैं वो सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो ये एक स्टेटमेंट तैयार हो गया 2 लाइन का। लेकिन उसी के साथ उसमें मॉडिफिकेशन, कुछ दिन के बाद उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि जितने भी नए सेल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नया सेल कहीं आसमान से टपक नहीं रहा है, वही प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से सेल है, वही डिवाइड होकर के 2 सेल बन जा रहा है। तो इनका कहना था न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसको हम लोग क्या देते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके लिए एक और टर्म यूज होता है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, है ना, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर लिखा है रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, एंटोन वॉन लीeuwenhoek जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया, बहुत बढ़िया। एंड सेल थ्योरी के जो कंपोनेंट्स हैं, मेनली 3 लाइनें हैं अभी फिलहाल मॉडिफाइड में, कि भाई जितने भी लिविंग थिंग है वो सब सेल से बना हुआ है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी सेल है। एंड तीसरा, जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल है वो बूढ़ा पुराना हुआ फिर उसी से डिवाइड होकर होता है, ठीक है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ तो कमेंट में एक बार दिल बना देना। एंड श्रद्धा जी कह रही हैं सर आप डायग्राम बनाकर समझाइए, बहुत अच्छा उनका क्लियरिटी रहा। तो देखो, मैं आपको जो आप बोलोगे मैं पहले से करके रखा हूं, मैंने डायग्राम खुद से पेन से बनाया है ताकि आपको सिखा सके कि हाँ भाई देखो ऐसे डायग्राम बनाना है। एंड हो सके तो मैं आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा। लेकिन जो डायग्राम एग्जाम में आता है, अब इनका डायग्राम एग्जाम में आएगा क्या? इनका फोटो बना के दिखाऊं? इनका फोटो बना के दिखाऊं? बताओ, हैं? ये डायग्राम आएगा क्या एग्जाम में? नहीं। इनका फोटो बना के दिखाऊं? नहीं। ये क्या कहते हैं, इस तरीके का नहीं आएगा। जो आएगा मेन वो देखो, ये सब फोटो हम बना के दिखाएंगे तो फिर बाबू ये तो फिर हम लोग इतना टेक्निकली एडवांस होने का मतलब क्या हुआ? फोटो बनाएंगे कौन सा दिखाएंगे? जैसे ये सेल का डायग्राम, आपके एग्जाम में सवाल ये आते हैं कि सेल क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए उसके कंपोनेंट्स को, एंड उसके साथ ही साथ, है ना, है ना, और उसके साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं डायग्राम भी एक्सप्लेन करिए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, एक बात मैं बोल रहा हूं,
देखो ध्यान से सुनना। देखो भाई, एचएपी में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर है, इसमें आपको महारत हासिल नहीं करना है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ये सब 11 12 वाला है। कभी भी पेशेंट का इलाज करोगे तो सेल का कंसेप्ट कहीं काम आएगा? बताओ यस और नो। हैं साइट, ये एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना बात को? तो इस सब पे ज्यादा समय नहीं देना है। बताइए मेरा कहना सही है और गलत? जो एग्जाम में सवाल आएंगे वो पढ़ो। एंड जब चैप्टर 4 से एक्चुअली आप बेसिक में आएंगे तब वहां पे मैं आराम से डिटेल में प्रैक्टिकल क्लिनिकल लेके चीज़ों को पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें तो बिल्कुल 11वें 12वें वाली चीज़ें हैं ना, तो इसको थोड़ा सा आप, इसीलिए मैं कहा कि किताब मंगा लो, किताब में सारी चीज़ें बनी हुई हैं, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। गुड। हाँ, मैंने रिपीट भी कर दिया इसीलिए, ठीक है? और कभी भी ऐसा लगे कि हाँ भाई थोड़ा तेज हो रहा है तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा, है ना? हम हो सके तो पूरा क्लास पढ़ाने के बाद फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी यही तो होता है कि पूरे क्लास को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो लास्ट के 5 मिनट में मैं पूरा कंसेप्ट फिर से अच्छे से समझा सकता हूँ, मात्र 5 मिनट में, है ना? हाँ, इमरान कह रहे हैं मेरा बुक आ गया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो, तो अब कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जैसे सवाल आते हैं कि सेल क्या है और सेल के डायग्राम बताएं और उसके मेन मुख्य घटक को लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपको एग्जाम में सेल का डायग्राम बनाना होगा, तो मैं अभी बना के दिखाऊंगा एंड क्या क्या लेबलिंग करनी होगी। तो आपके सेल में मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट बांटा गया है, क्या क्या है ना? हाँ, आलोक जी इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं, बाकी आगे के चैप्टर्स जब डिटेल में एक्चुअली जहां समय देना होगा वहां देंगे। एंड ये सब चीजें बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, अब एक्चुअली कंपोनेंट्स, और खास करके हम लोगों को कौन सा सेल पढ़ना है? एनिमल सेल। अरे बताओ हम लोगों को कौन सा सेल पढ़ना है? तो जंतु कोशिका। अच्छा, जंतु कोशिका मतलब जो हम लोगों में पाया जाता है, एनिमल सेल में, ठीक है? हाँ, तो मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, एक साथ मेरे साथ सब लोग बताइएगा, ठीक है? जैसे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सबसे पहला होता है सर सेल मेम्ब्रेन। हाँ, एनिमल सेल का सबसे आउटर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन, इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका का कह सकते हैं पर्दा, बाहरी आवरण, है ना? हाँ, क्या कहते हैं? बाहरी आवरण। जैसे ये कोशिका है, जैसे ये कोशिका है, ठीक है? और कोशिका का सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्त? सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि आपको दिख रहा है यहां, सेल मेम्ब्रेन। यस, ये सेल मेम्ब्रेन है। एंड अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर, यहीं पे नहीं, अभी तो सिर्फ इतना जान रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन है। एंड अगले क्लास में आप प्रॉपर एक टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन, एंड फिर सेल मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो दिखाऊंगा, एंड फिर उसको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो इस तरीके, इसलिए घबराइएगा नहीं, एकदम थोड़ा सा फोकस रखिएगा, सब सही होगा, ठीक है? तो सेल में मेनली क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। एंड फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो चिपचिपा द्रव्य होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। एंड तीसरा चीज होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है पता है? ब्रेन ऑफ द सेल, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो अच्छा, कोई बता सकता है मेरे को कि इस सेल के स्ट्रक्चर में कहां पर सेल मेम्ब्रेन है, कहां साइटोप्लाज्म है, कहां न्यूक्लियस है? अगर थोड़ा बहुत समझते होंगे तो बता देंगे। तो देखो, ये एक सेल का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसमें जो ये बाहरी आवरण दिख रही है, ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है, ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बताओ? सेल मेम्ब्रेन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सेल मेम्ब्रेन को दिखा रहा है, आउटर लेयर। एंड साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो द्रव्य है, यहां जहां पे भी हल्का हल्का ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, है ना, वो सब साइटोप्लाज्म है। एंड जो बीच में येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये देखो बीच में जो ये वाला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस, है ना, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है? हाँ, और बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो और भी हैं, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर, अब जैसे ये पूरा जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है? अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, क्या? अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, जैसे क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ए टू जेड वन बाय वन डिटेल में हम लोग इस डायग्राम को, थोड़ा इमेज को मैग्नीफाई करके देखते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, दिख गया। फिर आपका दिख गया बीच में न्यूक्लियस होता है एंड अंदर में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ, यहाँ देखो दिखाया हुआ है, बोलो, है ना। हाँ, ये 3 पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत, सबको दिख गया कहाँ क्या है, बोलो यस और नो। हाँ दिख गया। अब बात करते हैं अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मुख्य मुख्य सेल ऑर्गेनेल। एक सेल ऑर्गेनेल है मुख्य माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है, यहां बहुत छोटा लिखा होगा लेकिन आपको पीपीटी में दिखेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, देखिए यहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, ये देखो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सेल का एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी एक्चुअली में यहीं पे बनती है। एनर्जी कहां बनता है, यहीं पर बनता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान से सुनना पूरा चैप्टर। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया पर डिटेल एक टॉपिक होगा, लेकिन अभी बेसिक बेसिक सब कुछ सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो भी पूरे कोशिका, जैसे हम भी बोल रहे हैं तो एनर्जी बन रहा है, तो हमारे शरीर की कोशिका ही एनर्जी बना रही है। तो वो कोशिका में कौन एनर्जी बना रहा है, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सब लोग याद रख लेना जो जो पॉइंट बता रहा हूं। एक पॉइंट बोला मैंने, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द, सबसे मोस्ट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। अच्छा बताओ, सेल के अंदर जो चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, उस द्रव्य का नाम क्या है, तो उसका नाम है साइटोप्लाज्म, जो कि अभी आप पढ़े। फिर सेल का ब्रेन किसको कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। बताओ ब्रेन किसको कहते हैं, ब्रेन यानी कि दिमाग, तो ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी बनता है, इसलिए इसको पावर हाउस, है ना, पावर हाउस यानी कि यहीं से पावर मिलता है। खाली जमकवला से होला, यहीं से पावर शुरू होला और यहीं से पावर खत्म, है ना। ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया पर फिट होता है। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं क्या, देखो और भी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे और एक ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहीं पर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, यहीं पर प्रोटीन बनता है, और ये छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, ये सब में पाया जाता है ना, है ना, ये सब में पाया जाता है। क्या कहते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक्स वाले यूकैरियोटिक्स, सब में होता है राइबोसोम, है ना। बताओ प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अरे हर एक बच्चा को पता होना चाहिए। अब राइबोसोम के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लो, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। फिर एक और ऑर्गेनल्स है जो इंपॉर्टेंट है, लाइजोसोम। सर हम तो जाइम लेकिन तहारो लेके जाइम, वही वाला बात है लाइजोसोम, यानी कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाला बात है लाइजोसोम। क्यों, क्योंकि इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग, इस पर यही स्टेटमेंट होता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यानी कोशिका का आत्महत्या का थैली किसको कहते हैं, तो लाइजोसोम को कहते हैं। ये सेल का ऑर्गेनल है, ये लाइजोसोम छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होता है। इसमें इसको लाइजोसोम क्यों कहते हैं, तो लाइजोसोम ये है ना, इसके अंदर ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, 30 से ज़्यादा प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। एंड ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर ये पावर है कि किसी भी चीज़ को गला सड़ा देगा, तो सेल के जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन क्या हो कि अगर लाइजोसोम रूस गया और किसी गलती की वजह से लाइजोसोम फट गया, तो पूरा सेल में वो इसका एंजाइम फैल जाएगा, एंड फैलने के बाद पूरा सेल का, समझ रहे हो ना, पूरा सेल का बैंड बच जाएगा। हाँ, क्योंकि पूरा सेल मर जाएगा, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली। अगर सेल को आत्महत्या करना है तो उसका लाइसोसोम फट जाएगा, फिर इसका एल लग जाएगा, है ना, एल लग गए, यही एल लग गए मतलब लाइसोसोम लग गए। ठीक है इसको गलत सेंस में मत लेना यार, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा है, खत्म, खत्म, है ना, कौन है, तो लाइसोसोम है। और है क्या,
तो और आपका एक है ऑर्गेनेल्स का नाम, जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, एक है वैक्यूल, जो कि वैक्यूल एक्चुअली प्लांट सेल में ज़्यादा होता है, एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता है थोड़ा बहुत, जिसमें कि सेलुलर वेस्ट वगैरह जाके जमा होते हैं। हाँ, और एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये भी दो प्रकार का, एक है स्मूथ और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले में क्या है कि उसके सरफेस पर छोटा छोटा दाना लगा होता है, तो छोटा छोटा दाना लगा होता है, जिस वजह से वो क्या है, राइबोसोम ही होता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाने में हेल्पफुल होता है। एंड आपका एक होता है सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्पफुल होता है। फिर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो आरएनए बनाता है, एंड फिर राइबोसोम वगैरह बनाता है, एंड उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं। तो काफ़ी सारे न्यूक्लियर आपने देखा, सेल क्या है, सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब एक बार मैं चाहूंगा, फिर से मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। गोल्जी बॉडी को प्रोटीन फैक्ट्री नहीं कहते हैं दोस्त, राइबोसोम को कहते हैं। ध्यान से सुनना, मेन अगर आपको डायग्राम बनाना है तो किसको किसको दिखाना होगा, किसको किसको दिखाना होगा, तो सबसे पहले आपको सेल मेम्ब्रेन तो बनाना होगा ना, हाँ जरूर से जरूर। फिर बीच में आपने न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस बनाने के बाद उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर देना है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की झिल्ली, एंड जो बीच में गाढ़ा द्रव्य रहेगा उसको साइटोप्लाज्म। एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा आप सेल कंपोनेंट के बारे में नहीं बात करेंगे तो चलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं छोड़ सकते क्योंकि एनर्जी ही नहीं तो हाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाला बनाना है, मैं अभी बना के सिखाऊंगा कैसे बनाना है, पहले सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके साथ क्या है, फिर इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर आपको एक याद रख लेना है राइबोसोम, जरूरी है। राइबोसोम के बाद आपको याद रख लेना है लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल, एंड उसके साथ फिर सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड स्टेरॉइड वगैरह बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है। गोल्जी अपैरेटस ये पैकेजिंग में हेल्पफुल होता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, दिखा देना। तो ये और वैक्यूल वगैरह सेलुलर वेस्ट को जमा करता है। तो इस तरीके से सारे सेल ऑर्गेनेल मैंने बनाया। इसको थोड़ा सा आप लोग जूम करके या फिर पीपीटी में देखिएगा तो और क्लियरिटी मिलेगी। अब जैसे एग्जाम में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे सर, एग्जाम में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मन में सवाल आ रहा होगा। हाँ, तो एग्जाम में बनाने के लिए मैंने अपना हैंड से बनाया हुआ डायग्राम आपके सामने बोलोगे तो बना दूंगा, लेकिन पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई, मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसको कोशिका की संरचना, ठीक है। हाँ, अब क्या कहते हैं, सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन। देखो बाहर में एक व्हाइट कलर का झिल्ली बनाया गया, इसका नाम क्या रखा गया, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें किसी को डाउट, अरे डाउट नहीं, मैंने ब्लू कलर के पेन से बीच में छोटे छोटे डाउट दे दिया है, डॉट दे दिया है ना। हाँ, वो गाढ़ा द्रव्य को दिखाता है, जो कि देखो मैंने लिख दिया साइटोप्लाज्म ब्लू कलर से ही, और मैंने लिख दिया जेली लाइक सब्सटेंस, है ना। है ना, जेली लाइक सब्सटेंस, गाढ़ा द्रव्य, ठीक है, गाढ़ा द्रव्य, है ना, वेरी गुड। चलो, साइटोप्लाज्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ। और फिर आपको देखना है यहाँ न्यूक्लियस, देखो बीच में मैंने येलो कलर से न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस को मैंने लिख दिया है ब्रेन ऑफ द सेल। तो एक बार सारे बच्चे पहले डायग्राम में आइडेंटिफाई करिए, देन मैं बना के दिखाऊंगा। पहली बात क्या, आपने बताना है कि सेल मेम्ब्रेन जो यहां दिखाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म। क्या ये तीनों चीज आपने खोज लिया, बताइए अयान जी बताइए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अगर मिल गया तो कमेंट में दिल बनाइए, अगर मिल गया तो कमेंट में दिल बनाइए। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस अब सुनो, इसमें और भी अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। सबसे पहले खोजो माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मैंने दिखाया है, व्हाइट कलर से बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भैया माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है कि नहीं, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल।
फिर उसके बाद क्या, इसके अंदर देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। यहां देखो मैंने बनाया ER लिखा है, ER मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो प्रकार का है, SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर दाना दाना स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक है जिसपे नहीं है तो स्मूथ इंडोप्लाज्म। तो स्मूथ में देखो लिखा है मैंने राइबोसोम, और इसको कट किया, यानी राइबोसोम नहीं होता है, इसके सरफेस पर राइबोसोम होता है, ठीक है। फिर मैंने दिखाया न्यूक्लियस के अंदर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जिसको न्यूक्लियोलस बोला है। एंड उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी उसके अंदर का द्रव्य है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एंड यहाँ पे दिखाया गोल्जी बॉडी को, एंड यहाँ दिखाया छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको राइबोसोम, एंड कुछ कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लाइसोसोम। हो गया, ठीक है। चलो अब शांति से मेरे साथ ब्लैक स्क्रीन पर आओ और हम लोग डायग्राम बनाकर सीखते हैं। मेरे साथ आप लोग खुद बताना, बताओ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे। नितिन जी आपसे सवाल है, बताइए। सबसे पहले मैं सेल का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सेल का स्ट्रक्चर। आप लोग बताइए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आया, सेल मेम्ब्रेन। कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, सिंपली मैं एक आउटर लाइन खींच दे रहा हूं। सेल किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, तो सेल का ऐसा कोई अपना सम्मान किएगा तो क्या कहते हैं उसको, शेप नहीं होता है कुछ फिक्स, लेकिन आप ऐसा जो भी मतलब बन सके ऐसा लेके बना सकते हो। जैसे मैं एक ऐसे करके सेल का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, बन गया। हाँ, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, सेल मेम्ब्रेन। चलो अभी लिख दिया सेल मेम्ब्रेन। अच्छा मैं इसको CM लिख दूं तो कोई दिक्कत, CM लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ दूसरे पॉइंट पर, अब मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, अब आपको बताना है। हाँ देखिए सचिन, सचिन जी का दिमाग, वाओ ग्रेट। और उसके बाद बीच में न्यूक्लियस, ऐसे ही याद रखा जाता है डायग्राम, बीच में न्यूक्लियस बनाना है। वेरी गुड, न्यूक्लियस बीच में बना दिए, अरे वाह, न्यूक्लियस, दिल जीत लिए दोस्त। अब बताओ न्यूक्लियस के बाद क्या बनाएं, अब बताओ। तो न्यूक्लियस के बाद लगे हाथों आप साइटोप्लाज्म को दिखा दीजिए, लगे हाथों आप साइटोप्लाज्म, जो कि बिल्कुल डॉट 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 मैं कर देता हूं, एकदम गाढ़ा द्रव्य, जो कि आप साइटोप्लाज्म दिखा देते हैं। ये पूरा क्या है, ब्लू कलर से साइटोप्लाज्म को दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, अब जब बात करते हैं कि न्यूक्लियस, जो ये केंद्रक है आपका, जो ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसको इस तरीके से बना कर दिखा देना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड इसका जो न्यूक्लियस का झिल्ली है उसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM लिख देता हूं तो समझ जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो दिखा दिए। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, उसके अंदर भी और गाढ़ा द्रव्य होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे सेल के अंदर गाढ़ा द्रव्य साइटोप्लाज्म, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। हो गया। हाँ, अब अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सबसे पहले हमको किसकी याद आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। अरे सबसे पहले हमको किसकी याद आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का तरीका कुछ नहीं है, ऐसे करो और उसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, बस। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का तरीका है ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बस। अब वैसे डिटेल में अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पर लिखने आ गया तो वो भी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया आप दो चार को बना दीजिए, ठीक है। और लिख दीजिए यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा ये माइटोकॉन्ड्रिया किस काम आता है, कोई बताएगा। अरे वाह, एनर्जी बनाता है, आई हो द एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने की वजह से इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं। इसके साथ और क्या दिखाओगे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और क्या दिखाओगे, तो अब दिखाओगे क्या, लाइजोसोम। क्या दिखाओगे, लाइजोसोम। बहुत सारे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, तो ये एक लाइजोसोम दिखा, नहीं पहले राइबोसोम, इसको मान लो राइबोसोम, राइबोसोम, बहुत सारा जगह जगह पर राइबोसोम है, मान लो दिखा दो। अच्छा राइबोसोम किस काम आता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है,
प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो लाइजोसोम, कहीं पे होता है, मतलब दो चार को दिखा दो और इसमें लिख दो लाइजोसोम। एंड लाइजोसोम में क्या लिख दोगे, तो ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी सेल को मारने के काम, सेल के आत्महत्या में काम आता है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो करना क्या है, जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ जगह है वहां पर ऐसे ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है, और कुछ यहां पर दूर हट के बना देना है ऐसे ऐसे, ठीक है, हाँ बना दिए। अब देखो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर थोड़ा थोड़ा राइबोसोम को दिखा दो लाल रंग से, ठीक है, राइबोसोम दिखा दो। अगर राइबोसोम है तो वो हो गया रफ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एंड अगर नहीं है तो वो हो गया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत बढ़िया। एंड एक जगह आप गोल्जी बॉडी बनाना है तो गोल्जी बॉडी ऐसे ऐसे चार गो लाइन खींच, चार गो थोड़ा थोड़ा लाइन बना दो तो ये गोल्जी बॉडी हो जाता है, लिख दो गोल्जी बॉडी, हो गया। तो बताओ सेल का स्ट्रक्चर बना पाओगे कि नहीं। और वैक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एनिमल सेल में, लेकिन कहीं दिखाना चाहते हो तो वैक्यूल भी दिखा दो, हो गया। इतना चीज भी दिखा दोगे सेल में आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, बन जाएगा। क्या बात है, अगर आपसे सेल का डायग्राम बन जाएगा तो आज आपका होमवर्क रहा कि अच्छे से सेल का डायग्राम बना करके आज आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, रोज गाना वगैरह लगाते ही हैं स्टोरी पे, आज आप ये डायग्राम लगाएंगे। एंड डायग्राम लगाने के बाद आप हमें मेंशन करेंगे, एंड मुझे अच्छा लगा तो मैं मेंशन बैक भी दूंगा, है ना। हाँ, अगर मैंने इतना मेहनत करके बनाया है, और हाँ डायग्राम पेंसिल से बनाना है, जैसे भी बनाइए, एक बार बनाने से क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप जितना भी सुन लें तो जरूरी नहीं, मतलब होता है ना, तो जरूर आप सोशल मीडिया पे डाले ना डाले, बनाइएगा जरूर, लेकिन हाँ डालिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मेंशन बैक करूंगा, थोड़ा माहौल बनना चाहिए, है ना। गुड, चलो, तो सेल का स्ट्रक्चर आपको मैंने डायग्राम बनाने के लिए सिखाया। ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। हाँ, अब सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे और भी आगे के क्वेश्चंस वगैरह को भी करेंगे, लेकिन कल, क्योंकि अब आगे का क्लास का टाइम हो गया है, मुझे अब सेकेंड ईयर में जाना होगा, ठीक है। टेक 1 सेकेंड, रुक जाइए। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ तक था क्लास आज का, एंड उम्मीद करता हूँ आपने जो जो पढ़ा आज, एक बार समराइज कर देता हूँ। सेल क्या होता है, सेल से कैसे कैसे बॉडी बने हुए हैं, एंड यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, एंड उसमें थोड़ा बहुत अंतर, कुछ क्वेश्चंस, सेल थ्योरी किसने दिया था, किसने मॉडिफाई किया, एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल, एंड सेल का डायग्राम, एंड मेन कंपोनेंट के बारे में मेन पॉइंट्स। बहुत जरूरी है आज का क्लास, इससे आपका पूरा चैप्टर अब डिटेल में पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जिनके पास भी ये बुक है उससे आप क्लास का कंटेंट पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड हिंदी का सहारा लीजिए, पूरी तरीके से हिंदी पर निर्भर मत होइए। मेडिकल फील्ड में अगर अपना भविष्य सुनहरा चाहते हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाइए, आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, है ना। यू कैन डू इट, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल, सो यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करके देखिए, कुछ लिख के देखिए, आपका हो जाएगा। आप डेली नोट्स बनाना शुरू कीजिए, इंग्लिश सीख जाइएगा, ठीक है। चलो, तो ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए क्लास में, एंड क्लास अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, एंड अगले पार्ट को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।